ओके। ओके, तो लास्ट क्लास में जो हम देख रहे थे, जहां तक मैंने बता दिया था, वो एसेसरी सर्कमस्टांसेस मैंने बता दिया था कि एसेसरी सर्कमस्टांसेस क्या होता है। कि एसेसरी सर्कमस्टांसेस मतलब वो कंडीशंस होती हैं जो कि मतलब है ना हमारी डिजीज होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाती हैं, या फिर डिजीज कॉज होने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे एसेसरी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि एसेसरी सर्कमस्टांसेस में सबसे पहले मैं बताया था ना मैंने कि क्या क्या चीज आती हैं, जैसे ऑक्यूपेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, मोड ऑफ लिविंग, एज, मोरल एंड इंटेलेक्ट, सेक्सुअल फंक्शंस, डोमेस्टिक रिलेशंस, एक्सेट्रा आते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमें हमारा मतलब है ना किसी एक डिजीज के लिए वहां पे प्रोन करते हैं, एक तरीके से अगर हम बोलें तो। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए एसेसरी सर्कमस्टांसेस में पहला है हमारा ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं कि मैं किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता हूँ, जैसे कि मान लो कोई एक लेबर है सीमेंट फैक्ट्री में। अब वो क्या करता है कि जो मतलब ज्यादा इक्विपमेंट्स तो पहनता नहीं है, सेफ्टी वाले है ना, तो वो उसी सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है, तो जो जितना सीमेंट वगैरह होता है वो एयर से वो पूरा का पूरा इनहेल करता है ना। या तो फिर मान लो कि कोई कोयले की मतलब है ना उसमें खान में काम कर रहा है ना, कोयले का कोई उसका वर्क है, तो वो कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि जितना भी एरोसॉल जो भी है पूरा का पूरा जो है वो सारा का सारा अपनी नाक से अंदर ले रहा है। जैसे मैंने बताया ना, सीमेंट फैक्ट्री से भी वो जो सीमेंट के पार्टिकल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स है वो सब अंदर ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो जो पर्सन है उसको जो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो एसेसरी सर्कमस्टांसेस में हमने सबसे पहले क्या बात की, तो ऑक्यूपेशन यानी कि जॉब्स, यानी कि कई बार क्या होता है कि जो जॉब्स जिस तरीके की हम कर रहे होते हैं ना, वो भी चीज डिटरमाइन करती है कि हम किस तरीके की डिजीज के लिए है ना वहां पे प्रोन रहेंगे ज्यादा, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई एक पर्सन है जो कि मान लेते हैं कि आइस फैक्ट्री में काम करता है। आइस फैक्ट्री मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों, आइस फैक्ट्री मतलब जो बर्फ बनाने की फैक्ट्री होती है ना, उस तरीके की। अब मान लो वो आइस फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो अब वहां पे क्या है कि वो पेशेंट क्या है कि वो आपको है ना आपके पास आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब जो है ना कि मेरे को क्या है ना कि मुझे 12 मतलब जिसे देसी लैंग्वेज में नहीं कहते कि 12 मास यानी कि 12 मंथ्स, कि मुझे 12 मास जो है ना भाई मतलब है ना सर्दी जुकाम बना ही रहता है। ठीक है, कि क्यों बना रहता है, हमने पूछा भाई कि अच्छा आप जॉब क्या करते हैं, है ना। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब जो है मैं तो बर्फ बनाने की डॉक्टर साहब फैक्ट्री है, मैं तो उसमें काम करता हूँ, है ना। तो क्या है कि वहां पे जो उसके केस में जो उसका जो मतलब जो ऑक्यूपेशन है, जो उसका बर्फ बनाने की फैक्ट्री है उसमें वो काम करता है, तो वो जो ऑक्यूपेशन है वो जिस ऑक्यूपेशन में जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है वो एनवायरनमेंट कहलाएगा उसका एसेसरी सर्कमस्टांसेस, जो कि उसको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज के लिए वहां पे उसको प्रोन कर रहा है ना। समझ में आया ना बेटा ये चीज जो मैंने अभी समझाई वहां पे एसेसरी सर्कमस्टांसेस की। कोई भी मुझे एक बार को जो है मुझे चैट बॉक्स में एक बार बच्चों बता दो, कोई भी मुझे एक बार को लिख के बता दे कि हाँ ये जो ऐसे तरीके से। सर ये कौन से सब्जेक्ट की क्लास है? नेहा बेटा ये वाली क्लास जो है ना मैं ऑर्गेनाइज की ले रहा हूँ, है ना, फर्स्ट ईयर की। अगर आप नेहा बेटा आप एफएमडी की क्लास ज्वाइन करने आए हैं ना, तो आज एफएमडी की क्लास ले नहीं रहा एक्चुअल में मैं। एफएमडी की क्लास मैं हो कल लूंगा, ठीक है, आज नहीं। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आया ना कि जो है एसेसरी सर्कमस्टांसेस वाली चीज। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एसेसरी सर्कमस्टांसेस में दूसरा जो दिया गया है फिफ्थ एफरिज्म में वो दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। सबसे पहली चीज तो ये चीज जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये चीज भी एक वर्ड है जो कि आपको पूरी ऑर्गेनाइज में मल्टीपल टाइम्स है ना प्रैक्टिस के दौरान भी मतलब हमेशा ये चीज
आपको बार बार है ना सुनने को मिलेगा, सर मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढूं होम्योपैथी के सब्जेक्ट, प्लीज हेल्प मी सर। नेहा बेटा, मैं एक अलग सी मीटिंग है ना ले लूंगा इस चीज के लिए, जैसे मैंने एक मीटिंग कर ली थी इस चीज के लिए, वैसे ही मैं एक और अलग सी मीटिंग ले लूंगा इसके लिए, तो उसमें आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं उसमें आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है, जो आपका डाउट है। अभी जो मैं ये एफोरिज्म वाली क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो इस क्लास में तो मैं यही पढ़ाऊंगा अभी, है ना। ओके, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो फिजिकल और मेंटल मेकअप ऑफ द बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आपको याद रखना, कि फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमारा अफेक्ट करता है थ्रू, मतलब है ना, इनहेरिट हेरिडिटरी मतलब चीजों से, एनवायरमेंटल वाले मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर से, हेरिडिटरी या फैक्टर से अफेक्ट करता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ अ बॉडी। ठीक है, और ये किस किस चीज से अफेक्ट करता है, ये भाई हमारा हेरिडिटरी फैक्टर से अफेक्ट करता है, ये हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर से है ना अफेक्ट करता है, इस तरीके से। अब इसको मैं और इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी इंसान को देखते हैं, जैसे कि मान लो आप मुझे ही देख रहे हैं, अब जैसे कि मान लो ये जो पर्सन है, इस पर्सन को आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो पर्सन है जो कि मैं खुद हूँ, है ना। एक मिनट, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास पेशेंट आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेशेंट है आपके पास संजय सिंह, ठीक है, संजय बॉस आपके। अब आप इनको देख पा रहे होंगे, तो आपको जैसे कि फिजिकल मेकअप इनका कैसा है, ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में, कि ठीक है, हम लोग क्या क्या देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हाँ भाई डार्क हेयर्स हैं इनके, है ना, डार्क हेयर्स हैं, ठीक है, स्किन कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ब्राउन स्किन कॉम्प्लेक्शन है, कैसे हैं, और टॉल हैं, लंबे दिख रहे हैं भाई तो टॉल हैं। और क्या चीज है भाई, है ना, ये देखिए इनके हाथ पतले पतले से दिख रहे हैं, तो यानी कि ये मतलब है ना थोड़े मतलब स्लिम टाइप हैं। ठीक है, ओके, तो टॉल है, ब्राउन कलर है, मतलब है ना थोड़े से स्लिम है, इस तरीके से है, मतलब डार्क हेयर, डार्क आईज, ब्लैक आईज, इस तरीके से। तो ये क्या है इनका फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये आपके संजय बॉस का फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज होता है ना, कि फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ द बॉडी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का फिजिकल मेकअप हुआ। ठीक है, कि संजय बॉस कैसे हैं, कि स्लिम है, डार्क हेयर है, डार्क आईज है, फिर कैसा है, ब्राउन स्किन कॉम्प्लेक्शन है, टॉल है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा क्या चीज होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कि मेंटल मेकअप। ठीक है, मेंटल मेकअप मतलब यानी कि मानसिक रूप से आपके संजय बॉस कैसे हैं। ठीक है, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि हाँ भाई मच्योर हैं, ठीक है ना, टॉकेटिव है, काफी सारी बातें करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, हेल्पिंग है ना, और कैसे कह सकते हैं, मतलब इसी तरीके से जो मतलब क्वालिटीज आती है ना, जो कि हमारी आंतरिक मतलब हमारी खूबियां या आंतरिक चीजें जो होती है ना, कि मानसिक तौर पे हम कैसे, मानसिक तौर पे हमारा पेशेंट कैसा है ना, वो चीजें। तो ये जो फिजिकल मेकअप और जो मेंटल मेकअप है ना, मिल के हमारा बनाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, में दोबारा बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ द बॉडी। कोई अगर आपसे पूछे तो आपको यही बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ द बॉडी, है ना, विच इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय हेरिडिटरी फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, अब ये हेरिडिटरी फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स वाली बात बताता हूँ कि ये क्या चीज होती है। अब जैसे कि आप मतलब आपके संजय बॉस को देख पा रहे होंगे कि आपके संजय बॉस के बाल जो हैं डार्क हेयर्स हैं। ठीक है, अब क्या है कि भाई मेरे फादर के भी डार्क हेयर्स थे, मेरी मदर के भी डार्क हेयर्स हैं, तो यानी कि वो चीज हेरिडिटरी है मेरे अंदर, है ना। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, जैसे फॉरेन में कोई पर्सन से मतलब है ना, तो ब्राउन आईज या इस तरीके से ब्लू आईज वाले, तो वो उनके अंदर क्या है, वो हेरिडिटरी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं। या तो फिर मान लो कि भाई जैसे कि अ, मेरे को मान लो, या फिर मान लो कि कोई पेशेंट है आपके पास, कोई पेशेंट है जिसमें मान लो जैसे कि मान लेते हैं कि ठीक है, मान लेते हैं कि जो आपके संजय बॉस हैं उनको प्रॉब्लम है सैक्रोइलियाइटिस या फिर र्यूमेटिज्म की, हाँ र्यूमेटिज्म की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो
अब हमने जब केस हिस्ट्री ली तो हमें ये पता चला कि जो है कि मतलब हमारे जो संजय बॉस के फादर थे उनको भी रूमेटिज्म की प्रॉब्लम थी। यानी कि जो हेरिडिटरी है ना चलता आ रहा है। ठीक है। तो जो संजय बॉस का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो जो उसमें एक फैक्टर है जो उनका रोमेटिज्म का फैक्टर है, वो उनके अंदर हेरिडिटरी है। उनके जो हेयर्स ये जो ब्लैक है, वो जो भी है डार्क आइज है, ये उनका हेरिडिटरी फैक्टर है ना। ठीक। दूसरा क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अफेक्ट होता है, जैसे कि अभी मान लेते हैं कि ये जो है आपके संजय बॉस जो है एकदम मतलब बड़े फिटफाट से हैं। ठीक है। अभी मान लेते हैं कि इनकी तबीयत खराब हो गई, है ना। अब जब इनकी तबीयत खराब हो गई तो अभी ये जो फिटफाट से मुस्कुरा रहे हैं भाई, ये एकदम मतलब थोड़े से कमजोर से दिखने लगेंगे, है ना। अभी जो है ना मान लो कमजोर से दिखने लगेंगे, है ना, और चीजें भी भाई है ना एकदम लो एनर्जी वाले, और हो सकता है पतले हो जाए, है ना। इस तरीके से हो सकता है। तो यानी कि एनवायरमेंट में जो चेंज है उसकी वजह से क्या हुआ कि इनके जो फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी था, है ना, इनका जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर भी इफेक्ट पड़ा। ठीक है। तो ये चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ द बॉडी विच इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटरी फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके। तो बच्चों समझ में आया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कोई भी मुझे एक बार बता दे कि ओके ओके ओके, मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं लगी कि कंफ्यूजन हो रहा हो इसमें कि ये बॉस ने क्या बता दिया कि ये तो क्या ही चीज थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। आ गया ना बच्चों। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अब हमने बात की थी ना कि एसेसरी सर्कमस्टांसेस में कॉन्स्टिट्यूशन की। अब मैं बात करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वहां पे डिजीज में, और डिजीज को होने में या फिर डिजीज में क्या रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जैसे कि मान लेते हैं कि अ, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो था मतलब एकदम मैं ना स्लिम ट्रिम, मतलब जो आपके संजय बॉस का था कॉन्स्टिट्यूशन था एकदम ऐसा स्लिम ट्रिम सा था, है ना। और र्यूमेटिज्म का जैसे मैंने बताया था ना कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्लिम ट्रिम भी था, र्यूमेटिज्म भी था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। अब क्या था कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर र्यूमेटिज्म है ना, तो फिर मुझे जो र्यूमेटिक प्रॉब्लम्स है लाइक गाउट या फिर कोई और चीज है, इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। यानी कि मैं गाउट जैसी प्रॉब्लम्स के लिए मैं प्रोन होऊंगा। ठीक है। या तो फिर मान लो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि मतलब है ना कि मैं पतला, मतलब है ना, मान लीजिए आपके संजय बॉस एकदम पतले पतले से हैं और मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब ठीक ठाक ही है ना। तो मान लो इस तरीके से भी तो जो है कि ऐसे केस में मान लो कि जैसे कि कोई ऐसी चीजें होती हैं कि भाई थोड़ी बहुत भी मान लो जो है बीमारी जो होती है मान लो कुछ इस तरीके की, है ना। तो या फिर हाँ थकान की, जैसे कि मतलब मान लेते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस फिर ज्यादा होंगे क्या सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। नम्रा जैसे तुमने बोला कि जो है कि ऑटोइम्यून डिजीज डिसऑर्डर के चांसेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोन है उस चीज के लिए तो होंगे। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, मतलब जस्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस, कि प्रेजेंट टाइम में आपके जो संजय बॉस हैं उनको सैक्रोइलियाइटिस की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। एंड जो सैक्रोइलियाइटिस है ना, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है। तो जो नम्रा आपने बोला कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस फिर ज्यादा रह होंगे क्या सर, तो बिल्कुल एक्चुअल में है। एक्चुअल में है वो। ठीक है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के, अब जैसे कि मान लो कि किसी का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि वो थोड़ा सा खाता है तो है ना उसका मतलब है ना उसकी बॉडी मतलब है ना बहुत ज्यादा मतलब है ना मोटी हो जाती है। थोड़ा सा खाता है तो भाई वेट गेन करने लग जाता है, तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो वो क्या होगा ना, ऐसे पर्सन जो है ना वो ओबेसिटी के लिए ज्यादा प्रोन होंगे, है ना। समझ में आया ना बेटा कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या रोल होता है। अम, बच्चों समझ में आया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है। ओके 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 ओके। ठीक है। फिर मैं जो है अब आगे की तरफ है ना मैं बढ़ता हूँ। ठीक है। देन फिर तीसरा हमारा पॉइंट है कि मोड ऑफ लिविंग। ठीक है। मोड ऑफ लिविंग में मोड ऑफ लिविंग क्या होता है। मोड ऑफ लिविंग मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से रह रहे हैं, हमारा रहन सहन कैसा है। अब मान लेते हैं
कि जो है भाई, फॉर एग्जाम्पल, कि मान लेते हैं कि आपके जो संजय बॉस हैं उनका मतलब मोड ऑफ लिविंग ऐसा है कि भाई वो मतलब है ना काफी ज्यादा मतलब इन केस मान लेते हैं कि वो काफी ज्यादा लापरवाह है चीजों को लेके, है ना, अपनी चीजों को लेके काफी ज्यादा लापरवाह है, ठीक है। तो ऐसी चीज में, है ना, लापरवाह है। या तो फिर मान लेते हैं कि जैसे कि अपनी मतलब है ना चीजों पे, अपनी हेल्थ पे, या फिर नहीं, मैं इसका एग्जांपल नहीं देता, मैं किसी और का एग्जांपल देता हूँ। बार बार मैं अपना एग्जांपल क्यों दूं, किसी और का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम हमारे किसी एक पार्टिसिपेंट का ही उठा लेते हैं, जैसे कि नम्रा, नम्रा नहीं, जेबा का मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जेबा जो है अपना जो है तमाम मतलब है ना अपनी लाइफस्टाइल जेबा की ऐसी है कि हाँ भाई बिंदास सर्दी में है ना एकदम मस्त आराम से सोना, मस्त है ना, ज्यादा काम वगैरह ना करना, इस तरीके की चीज है। तो हमारा मोड ऑफ लिविंग ऐसा ही है कि मतलब सुस्त सुस्त सा, है ना। तो फिर ऐसे केस में क्या रहेगा कि भाई हमारी जो है, क्योंकि हमारा मोड ऑफ लिविंग ऐसा है, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा कि हमें, नहीं नहीं, मैं हाँ ठीक है, आप ऐसे नहीं है, लेकिन मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज करते हैं ऐसा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमें ऐसी मतलब है ना और डिजीजेस के लिए हमें वहां पे है ना टेंडेंसी हमारी ज्यादा रहेगी, जिससे कि भाई मान लो फटीग के लिए हम ज्यादा प्रोन होंगे, है ना। या तो फिर और भी इस तरीके की चीजों के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रोन हो जाएंगे, ठीक है, हमारी मोड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक्स वाई जेड कोई पेशेंट, मान लेते हैं एक पेशेंट है राहुल। राहुल क्या रहता है कि भाई अपने हाँ डायबिटीज का खतरा। जैसे कि मान लो मोड ऑफ लिविंग ऐसा है कि भाई वो मीठा बहुत खाता है, मतलब उसका ये है कि भाई उसका जो है मीठा मीठा मीठा, मतलब ज्यादातर उसका ये है कि खाना उसका लगा रहता है। तो ऐसे पेशेंट को भाई डायबिटीज के लिए वहां प्रोन होने की वो चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से, या फिर मान लो कोई पर्सन है राहुल, राहुल का ये है कि भाई गंदगी में मचा के रहता है, साफ सफाई नहीं करता, नहाता धोता नहीं है। तो अब क्या है भाई कि उसको है ना और डिजीज होने के है ना मतलब है ना, और कुछ भी उठा के खा लेता है, मतलब है ना, मतलब गंदे संदे रहता है ना, और नहाता धोता भी नहीं है। और जो है भाई है ना इधर मतलब ऐसी चीजें बाजार से कुछ भी खा लेना गंदा संदा स्ट्रीट फूड में। तो ऐसी चीजों में तो भाई उसको डायरिया डिसेंट्री इस तरीके की चीजों होने के मतलब भाई चांसेस ज्यादा है ना। तो वो होता है कि मोड ऑफ लिविंग के बेसिस पे भी हमें किस मतलब है ना, हम कुछ तरीकों की स्पेसिफिक तरीके की डिजीजेस के लिए प्रोन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आता है हमारे एसेसरी सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एसेसरी सर्कमस्टांसेस में एज। अब देखो एज क्या है। जैसे कि क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब है ना बच्चों में कुछ डिजीज ज्यादा होती हैं, कुछ डिजीज जो होती हैं वो कि भाई की मतलब जो हमारे टीनेज लोगों को ज्यादा होती हैं, कुछ डिजीज जो होती हैं वो ओल्ड एज लोगों के लिए ज्यादा होती हैं, ओल्ड एज वाले लोगों को ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से एज जो फैक्टर होता है, एज जो एक एसेसरी सर्कमस्टांसेस होता है, वो भी डिटरमाइन करता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिजीजेस के लिए इंसान को प्रोन बनाता है, ठीक है। तो ये सीन है। देन फिर क्या है, मोरल एंड इंटेलेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ क्योंकि फिर मुझे खाना खाने भी जाना है। ओके। दू नेक्स्ट फिर क्या है हमारा, मोरल एंड इंटेलेक्ट। मोरल और इंटेलेक्ट क्या होता है, यानी कि मोरल, मोरल मतलब जो है हमारे कुछ मोरल प्रिंसिपल्स, और इंटेलेक्ट मतलब जो एक हमारी मतलब जैसे होता है ना कि हमारी हिंदी में कैसे बताऊं मैं इंटेलेक्ट को, सोच जैसे मान लेते हैं ना कि हमारी एक सोच टाइप है ना, वही सारी चीजें। तो मोरल एंड इंटेलेक्ट में क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि हाँ, मैं जैसे कि वहां पे मेरा मान लो, जैसे कि मान लो कि कोई एक पेशेंट है राहुल। राहुल क्या करता है कि भाई कि हमेशा जो है ना भाई नेगेटिव सोचता है वो, मतलब है ना उसके अंदर मतलब है ना मोरल्स बहुत ज्यादा खराब मोरल्स का इंसान है, ठीक है। और उस बहुत खराब इंटेलेक्ट है उसका, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो हमेशा लोगों के बारे में नेगेटिव सोचता रहता है, दूसरों की बुराइयां करना, ये करना वो करना, मतलब नेगेटिविटी है ना, दूसरों का बुरा करने की सोचना, दूसरों का बुरा करना इस तरीके से। पता है क्या, वो जो उसकी नेगेटिव करने की नेगेटिव उसकी टेंडेंसी है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ मेंटल डिजीजेस को पैदा करती है ना। तो वो जो उसका मोरल और इंटेलेक्ट है ना, तो वो उसको कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीजों के लिए है ना वहां पे प्रोन करता है ना। तो वो चीज आती है मोरल एंड इंटेलेक्ट में, समझ रहे हैं ना। तो वो चीज है। फिर आता है जैसे कि सेक्सुअल फंक्शन, ठीक है। सेक्सुअल फंक्शन में जैसे कि क्या,
देखिए, सेक्सुअल फंक्शन में ये नाम से ही पता लग रहा है, सेक्सुअल फंक्शन वगैरह। जैसे कि मान लो कुछ लोगों का होता है ये, मतलब एक फिजिशियन के तौर पे मैं इस चीज में बात करता हूँ, जैसे ऑननिज्म। ठीक है, जैसे ऑननिज्म क्या होता है, एक्सेसिव मैस्टरबेशन को कहते हैं ऑननिज्म। ठीक है, जैसे ऑननिज्म की चीज है, या तो फिर मान लो आप कोई और मान लो चीजें हैं, मतलब कुछ एक्सवाइजेड उस तरीके की चीजें, अब उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर आप जो है कुछ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ डिजीजेस के लिए प्रोन होते हैं, है ना। तो वो चीज आ जाती है एसेसरी सर्कमस्टांसेस में, सेक्सुअल फंक्शन आपका कैसा है। ठीक है, फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स, डोमेस्टिक रिलेशंस आपके कैसे हैं, यानी कि जो एक घरेलू रिलेशंस आपके कैसे हैं, मतलब जो आसपास के लोग हैं उनसे रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है, मान लो ये चीज है कि आपका हमेशा से ये रहता है कि हाँ, आपको मतलब है ना, आपको आपको लोगों से रिलेशंस आपके अच्छे नहीं, मतलब आप जो है ना एक सामाजिक इंसान नहीं है, है ना, या सामाजिक आपके रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं, तो आप क्या रहते हैं, अकेले ही अकेले में रहते हैं, दूसरों से चिढ़ते हैं, या तो फिर मान लो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। तो उससे क्या रहता है कि आप जो है ना ब्रूडिंग करते हैं अपने अंदर, इमोशंस की ब्रूडिंग करते हैं, नेगेटिव इमोशंस की। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है ना आपको कई सारी चीजों के लिए प्रोन कर देती है ना, कई सारी डिजीजेस के लिए प्रोन कर देती है। तो ये भी एक एसेसरी सर्कमस्टांसेस का हिस्सा है। ठीक है, ओके, तो ये था पूरा का पूरा एसेसरी सर्कमस्टांसेस को लेके, या फिर एफोरिज्म नंबर 5 को लेके। एफोरिज्म नंबर 5 में क्या क्या दे रखा है, एफोरिज्म नंबर 5 में ओवरऑल ये, अगर आपसे वाइवा में पूछे कि एफोरिज्म नंबर 5 क्या है, तो आपको बताना है कि एफोरिज्म नंबर 5 में है एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज, है ना, और जो है एसेसरी सर्कमस्टांसेस। या तो फिर मान लो वाइवा में ऐसे पूछ सकता है कि अच्छा बताओ एसेसरी सर्कमस्टांसेस कौन से एफोरिज्म में, तो आपको बताना है कि एफोरिज्म नंबर 5 में है। या कोई ऐसे पूछे कि बताओ वाइवा में, बताओ एक्साइटिंग कॉज फंडामेंटल कॉज है ना किस में, तो बताना कि आपको प्रेफरेंस नंबर 5 में है। या तो फिर शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है कि डिस्क्राइब एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज एंड नेसेसरी सर्कमस्टांसेस, तो आपको ऐसे थ्योरी के फॉर्म में ये सब का सब डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। ओके, तो आई होप कि आपको अप्रेज नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि जो है ना कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से और इजी फॉर्म में है ना समझा सकूं। ओके, तो बच्चों समझ में आया ना अप्रेज नंबर 5? कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई? कोई भी मुझे बता दे। ओके 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 ओके। बाकी लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया? हमारे पास प्रेजेंट में जेबा है, सुहैरा है और नम्रा है। ओके ओके ओके। ठीक है बेटा, तो अच्छी बात है कि है ना सबको समझ में आया। तो आज की वैसे मीटिंग के लिए इतना ही। और जो लोग भी इस क्लास को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि आपको अगर ये क्लास ज्वाइन करनी है, फिर से मैं बता दूं कि लाइव क्लास पे जो है, सर एक बार एक्चुअल लैंग्वेज में ये एफोरिज्म दिखा दीजिए। ओके बेटा नम्रा, मैं दिखाता हूँ, वेट ऑफ सेकेंड। तो आप ये क्लास जो है आप उस पे देख सकते हैं, मतलब जो इसका लिंक है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगा। द होम्यो मेडिकोज है मेरा टेलीग्राम चैनल, 7 से 8 में क्लास लेता हूँ, ऑर्गेनिन की तो मैं हफ्ते में 2 बार लेता हूँ, कोई पे लिंक मुझे। ये है बेटा एक्चुअल में इसका एक्चुअल एफोरिज्म, है ना। तो आप देख सकते हैं, तो इसका एक्चुअल एफोरिज्म क्या है, यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर द पर्टिकुलर और द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द acute diseases, as also the most significant points in the, कौन, 1 मिनट कोई आया हुआ है, तो बेटा नम्रा इसको ये जो है ना पढ़ लेना है। तो फिर मैं भी जाता हूँ, मेरे गेट मेरे रूम में कोई, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ बस। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, 1 मिनट आता हूँ बस।